हाय एवरीवन, सी ए ब्रिजेश सिंह यार। एएस करने जा रहे हैं। पहला एएस है AS1 डिस्क्लोजर ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी। सुन रहे हैं, इस एएस का नाम है डिस्क्लोजर ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी। नाम से ही बोलता है, नाम ही है उसका डिस्क्लोजर ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी। जो भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करते हो उसको डिस्क्लोज करना है, इसी के बारे में एएस बनाया गया है। ये एएस ये नहीं बोलता कि क्या फॉलो करना है, ये एएस ये बोलता है जो भी तुम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करते हो उसको डिस्क्लोज करो। बात खत्म। सर अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है? अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज फ्रॉम कंसर्न टू कंसर्न, दिस आर द एग्जांपल। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है? व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसी? AP अप्पा नहीं, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज फ्रॉम कंसर्न टू कंसर्न, कंपनी के ऊपर अलग अलग होता है। जैसे कि सबसे पहला है बेटा जी कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ। डेप्रिसिएशन, एसेट्स रखते हैं ना, तो एसेट्स का हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं सो दैट अपने को प्रॉफिट ना करेक्ट पता चले। अब जो डेप्रिसिएशन है कुछ लोग फॉलो करेंगे SLM बेसिस, स्ट्रेट लाइन मेथड, कुछ लोग अपने हिसाब से फॉलो करेंगे WDV मेथड, कुछ लोग फॉलो करेंगे यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। तो जिसको जो ठीक लगता रहेगा वो फॉलो करता है, तो कोई भी गलत नहीं है। कुछ लोग का बिजनेस वैसा है, उनका रिक्वायरमेंट वैसा है, तो कुछ लोग SLM मेथड फॉलो करें, कुछ लोग WDV मेथड फॉलो करें, कुछ लोग यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड फॉलो करेंगे। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में क्या, SLM में क्या होता है? डेप्रिसिएशन सेम रहता है। जैसा 100 रुपये का एसेट है तो पहला साल डेप्रिसिएशन 10%, फिर आएगा 90, फिर नेक्स्ट ईयर भी 10, फिर आएगा 80, फिर नेक्स्ट ईयर भी 10। मतलब एवरी ईयर द डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट SLM बेसिस। WDV में अब जो लोग WDV फॉलो करेंगे उनका आंसर अलग रहेगा। इनका तो 70 आ रहा है 3 साल के बाद का। जो WDV मेथड फॉलो करेंगे उनका डेप्रिसिएशन अलग रहेगा। पहला साल 10 तो आंसर आएगा 90, अब 9 तो आंसर आएगा 81, अब 8.1 तो आंसर आएगा, माइनस कर दो दैट 81 माइनस 8.1, आंसर 72.9। देख रहे हो, दोनों का अकाउंटिंग पॉलिसी अलग होने की वजह से दोनों का जो एसेट्स का कैरिंग अमाउंट है अलग अलग आ रहा है। तो ये उनका अकाउंटिंग पॉलिसी। तो ये जो कंपनी है वो बोलेंगे, इनके लिए इंस्ट्रक्शन है कि आप बताएंगे कि हम लोग SLM मेथड फॉलो कर रहे हैं। ये कंपनी दूसरे, ये A कंपनी, B कंपनी क्या बोलेगी कि हम लोग ना WDV मेथड फॉलो करते हैं। देखो, किसी का बैलेंस शीट देख के आप पता नहीं लगा सकते हो कि कौन सा मेथड वो फॉलो कर रहा है जब तक वो बोलता नहीं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, तबीयत खराब रहेगा, हेल्थ खराब है आपका, तो आप खुद बोलते हो ना मेरे को ये हुआ है। आप ये नहीं बोलते ना पहचान मेरे को क्या हुआ, ऐसा नहीं ना, आप बताते हो। तो डिस्क्लोज करो भाई साहब, डिस्क्लोज करो। तो ये कंपनी फॉलो करती है SLM, कुछ लोग फॉलो कर WDV और कुछ लोग फॉलो करेंगे यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। तो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। मतलब डेप्रिसिएशन ना प्रोडक्शन का रेशियो में शेयर करते हैं, समझा? तो जो डेप्रिसिएशन है वो एक अकाउंटिंग पॉलिसी है, समझा? यस सर। दूसरा है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक AS2। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं FIFO मेथड से, LIFO मेथड से, एवरेज मेथड से। तो जो लोग FIFO मेथड फॉलो करेंगे उनका स्टॉक अलग आएगा, क्योंकि FIFO क्या बोलता है, जो पहला आएगा वो हम पहला बेचेंगे। तो जो स्टॉक बचेगा उनके पास लेटेस्ट वाला बचेगा। LIFO वाला उल्टा है, जो लेटेस्ट आएगा हम वो पहला बेच देंगे। तो इनके पास जो स्टॉक बचेगा वो पुराना वाला स्टॉक बचेगा पहले का। और एवरेज मिक्सिंग है, तो कुछ लोग फॉलो करेंगे FIFO, कुछ फॉलो करेंगे LIFO, कुछ फॉलो करेंगे एवरेज। तो जो भी आप फॉलो करोगे प्लीज़ हमको इन्फॉर्म करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इन्फॉर्म करो, हमको मत इन्फॉर्म करो। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे उस कंपनी का तो आप बोलोगे कि स्टॉक कौन सा मेथड फॉलो किया हो उस कंपनी ने, ठीक है? जब तक आप बताओगे नहीं लोगों को समझेगा कैसे, क्योंकि ये फाइनेंस स्टेटमेंट बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं ना, तो जब तक आप बताओगे नहीं उनको समझेगा नहीं। वो ट्रेन पे जब खड़े रहते हैं 5 प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 2 3 4 5, और आप गांव का ट्रेन के लिए आप गांव जा रहे हो, सूटकेस लेके घूम रहे हो, 5 सूटकेस 2 आदमी लोग लेके। अब अनाउंस जैसा करेंगे हम उस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे ना, वो लोग बोले प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आने वाली है गाड़ी,
तो हम भाग के गए प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, बाद में बोलते हैं अरे मजाक हो गया, हमको भी गलती हुआ, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रहा है। तो ऐसा नहीं करेंगे, वो जैसा अनाउंस करेंगे हम जाके उधर ही खड़े रहेंगे। दैट इज डिस्क्लोजर। वो लोग जैसा डिस्क्लोज किया हम वैसे ही करेंगे। तो आपको डिस्क्लोज करना है कि क्या फॉलो करना है। नाम ही इसका क्या है, AS1 का डिस्क्लोजर। देखो जब हाईवे वगैरह पे चलते हैं, रोड पे चलते हैं, तो गवर्नमेंट ये इंडिकेटर लगाई रहती है ना कि आगे स्पीड ब्रेकर है, आगे यू टर्न है, हॉर्न मत बजाएं, डेंजर जोन, ये सब लिखा रहता है ना, ताकि सच्ची का ऐसा है इसीलिए थोड़ा अलर्ट हो जाए। इसके बावजूद मरना तो जाओ मरो ऐसा, तो आपको डिस्क्लोज किया जाता है। तो वैसे ही आपको भी कुछ डिस्क्लोज करना, आप क्या क्या अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करते हो आपको डिस्क्लोज करना। डेप्रिसिएशन क्या फॉलो कर रहे हो मेथड, स्टॉक में कौन सा मेथड आप फॉलो कर रहे हो, फीफो लीफो एवरेज। कैश फ्लो बनाते हैं ना बेटा, कैश फ्लो डायरेक्ट मेथड से बनता है, इनडायरेक्ट मेथड से बनता है, तो कौन सा फॉलो किया वो बताओ। इन्वेस्टमेंट जो होता है हमारे पास शॉर्ट टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है। अगर हमारा पैसा 1 साल के अंदर निकल जाएगा उसके लिए हमने रखा है तो शॉर्ट टर्म, हमने पैसा लंबे समय के लिए लगाया तो लॉन्ग टर्म। क्यों सर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट कॉस्ट। फर्क है बेटा, शॉर्ट टर्म पे हम लोग लोअर फॉलो करते हैं, विच एवर इज लोअर, क्योंकि हम उसको बेचने के लिए रखे। लॉन्ग टर्म हम बेचने के लिए रखे हैं, लंबे समय के लिए रखे, इसीलिए उसको कॉस्ट पे शो करते हैं। तो ये अकाउंटिंग पॉलिसी आपको बताना है आप क्या फॉलो कर रहे हो, समझे। तो आ जाओ अब आते हैं। तो 3 क्वेश्चन ही पढ़ के जाना है इसके अंदर, बाद में प्रैक्टिकल देख लेना है। थियरी पूछेंगे इसके ऊपर, इस एएस के ऊपर कोई प्रैक्टिकल नहीं आएगा, ओनली थियरी आएगा, बहुत कम आते हैं, बस नॉलेज के लिए याद रखो। तो पहला है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। सर कौन सा मेंटल, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, मतलब ये अकाउंट्स का एक बोलते हैं ना बेस है, बिल्डिंग बनाते तो बेस स्ट्रांग होना चाहिए। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग हमारा 3 होता है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल। व्हाट इज गोइंग कंसर्न, सिंपल बता रहा हूँ। जो भी आप बिजनेस करते हो, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, ये बिजनेस आप अगले साल भी करोगे, उसके बाद भी करोगे, उसके बाद भी करोगे। आप बुढ़े हो जाओगे तो आपका बेटा चलाएगा, उसका बेटा चलाएगा। आप शादी नहीं किए तो गवर्नमेंट चलाएगी, चिंता मत करो, लेकिन कंपनी कभी बंद नहीं होगी। आप ये सोच के आप अपना बैलेंस शीट प्रेजेंट किए हो, वैसा अपना बैलेंस शीट बनाए हो, तो मतलब आप आगे भी चलते रहोगे, जुग जुग जियो। गोइंग कंसर्न, नाम ही है ना गोइंग। अच्छा याद करो, जिस स्कूल कॉलेज में आप पढ़ाई किए थे क्या वो बंद हो गया आपका खत्म होने के बाद? आपका 10th होने के बाद स्कूल बंद हो गया? नहीं नहीं, आपके बाद दूसरा बच्चा, तो चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। प्रिंसिपल आते जाते रहेंगे, टीचर आते जाते रहेंगे, लेकिन कॉलेज चलते रहता है। गोइंग कंसर्न फॉलो करते हैं, तो कंपनी भी गोइंग कंसर्न फॉलो करती है। रिलायंस आज है, धीरू भाई अंबानी ने शुरू किया, तो धीरू भाई अंबानी का डेथ हो गया तो मुकेश अंबानी आया, मुकेश अंबानी का तो उनका बेटा चलाएगा, चलते रहेगा। बिल गेट नाम सुना है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक, तो बिल गेट रिटायर हो गया, अभी कोई और उसको चलाता है, तो चलते रहेगा, बंद नहीं होगा। तो कंपनी जो अपना बैलेंस शीट बनाती है, ये असम्पशन फॉलो करती है कि हम गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहे हैं। ये गोइंग कंसर्न आपको फॉलो करना है। सर कौन गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करता है? जिसको अपना बिजनेस बंद करके बाय बाय बोलना है, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, तो हम बंद कर रहे हैं, तो फिर वो गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करेंगे। तो गोइंग कंसर्न समझा, बिजनेस विल कंटिन्यू ईयर आफ्टर ईयर, इट हैज़ नाइदर इंटेंशन ऑफ लिक्विडेशन नॉर वाइंडिंग अप। ठीक है, हम कभी बंद नहीं करेंगे। सेकेंड है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है जो भी आप पॉलिसी, अभी पढ़ा था ना पॉलिसी, जो भी आप पॉलिसी फॉलो करोगे हर साल फॉलो करोगे। जैसा अगर हम लोग स्टॉक में फॉलो कर रहे हैं, सुन रहे हो, अगर हम लोग स्टॉक में फॉलो कर रहे हैं फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये हम फॉलो किए थे 2018 में, तो 2019 में भी वही मेथड फॉलो करेंगे, फीफो। हाँ क्या, फीफो। 2020 में भी हम यही मेथड फॉलो करेंगे, मतलब आगे भी हमेशा यही फॉलो करेंगे। कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, चेंज नहीं करेंगे। चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, 3 सिचुएशन में चेंज कर सकते हैं। एएस बोलेगा तो चेंज कर सकते हैं, लॉ बोलता है तो चेंज कर सकते हैं, बेटर प्रेजेंटेशन होता है तो चेंज कर सकते हो। लेकिन ये फंडामेंटल बोलता है भाई जो आप फॉलो कर रहे हो उसको हमेशा फॉलो करते रहो,
चेंज मत करो। तो गोइंग कंसेप्ट समझा, कंसिस्टेंसी समझा, तो जो भी आप मेथड फॉलो कर रहे हो आप हमेशा फॉलो करोगे। अगर मैं डेप्रिसिएशन एसएलएम बेसिस पे चार्ज कर रहा हूँ तो अगले साल भी स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करूँगा, उसके बाद भी स्ट्रेट लाइन फॉलो करूँगा, समझा। तो गोइंग कंसर्न चलते रहेगा, कंसिस्टेंसी जो भी पॉलिसी फॉलो करोगे हमेशा वही फॉलो करोगे। एक्रूअल क्या बोलता है? एक्रूअल का मतलब होता है हम लोग जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते हैं, हम जो बेटा प्रॉफिट लॉस बनाते हैं इसके अंदर 12 महीने का बनाते हैं ना प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अगर हमने काम कराया, 12 महीने का पगार देना चाहिए था 1,20,000, लेकिन मैंने केवल 1 लाख दिया, तो क्या 1 लाख लिखेंगे? नहीं, हम लोग फॉलो करते हैं एक्रूअल। तो एक्सपेंसेस एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड होता है। तुमने काम कराया ना तो पूरा 1,20,000 लिखो, वो अलग बात है तुमने नहीं दिया तो इसीलिए तो हम आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं, आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं। एक्रूअल का मतलब आउटस्टैंडिंग ऐड, प्रीपेड लेस करते हो ना, कुछ एडजस्टमेंट करते हो सो दैट आपका जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है पूरा 12 महीने का शो होगा, समझे। ऐसा कुछ कुछ होता है। देखो सोचो हमने 10 ही महीने का पगार दिया तो 1 लाख ही दिया, जो गलत है। 12 महीने काम कर रहा था, 20,000 का नहीं दिया क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन ये गलत है ना। तो हम लोग 12 महीने का शो करेंगे, इसीलिए आउटस्टैंडिंग ऐड करते थे, इसीलिए 1,20,000 हो गया। एक्रूअल कंसेप्ट लिखने से ही हमें करेक्ट प्रॉफिट पता चलता है कि एग्जैक्टली हम कितना कमाए। तो आउटस्टैंडिंग ऐड करना है, प्रीपेड लेस करना, क्योंकि हम कैश सिस्टम नहीं फॉलो करते हैं, एक्रूअल सिस्टम फॉलो करते हैं। आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे, प्रीपेड लेस करेंगे, समझा। तो हम एज्यूम करते हैं कि आपने फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन फॉलो किया, तीनों, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल। तो ये अजम्पशन के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन, अगर ये अजम्पशन आप फॉलो करते, अजम्पशन है हम मानेंगे कि आपने फॉलो किया है, अगर ये अजम्पशन आप फॉलो कर रहे हो तो डिस्क्लोजर करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको काम बताने का ज़रूरत नहीं कि मैं गोइंग कंसर्न फॉलो किया है, मैंने कंसिस्टेंसी फॉलो किया है, एक्रूअल फॉलो, मैं ऐसा नहीं लिखूंगा मैं माँ कसम हर साल मैं फीफो मेथड फॉलो किया है, बोलने का ज़रूरत नहीं है। गोइंग कंसर्न आप फॉलो करो तो बोलने का ज़रूरत नहीं है, तीनों का तीनों, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल, तीनों में से एक नहीं फॉलो करो तो भाई आपको बताना पड़ेगा। तो अगर आप फॉलो करो तो आपको बताने का ज़रूरत नहीं है। फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन अगर आप फॉलो करते हो, नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज, याद रहेगा। फॉलो करो तो डिस्क्लोज करने का ज़रूरत नहीं है। उसका उल्टा, अगर ये फॉलो नहीं करते हो तीनों में से एक भी, इफ़ नॉट फॉलोड, तो ये बातें आपको डिस्क्लोज करना है फाइनेंस स्टेटमेंट में। एग्जाम्पल, हम लोग ना अगले साल बिजनेस बहुत लॉस में चल रहा है, हम ना बंद करने का सोच रहे हैं, तो बेटा ये बात ना लोगों को बताना है, छुपाना नहीं है। आप भाग रहे हो तो बताना तो पड़ेगा, क्योंकि हमारा इंटेंशन अभी डिसकंटिन्यू करने का, तो ये बात बताना है। हम लोग ने ना फीफो मेथड से ना वेटेज एवरेज में चले गए, फीफो से एवरेज में चले गए, कंसिस्टेंसी नहीं फॉलो किया, तो हम लोग अभी ना चेंज कर दिए, कंसिस्टेंसी नहीं फॉलो कर रहे, तो ये बात बताना पड़ेगा आपको। हम लोग एसएलएम मेथड से डब्ल्यूडीवी में जा रहे तो चेंज कर दिए, आपको बताना पड़ेगा। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं फॉलो करते तो आपको बताना पड़ेगा, समझा। अगर मैं आउटस्टैंडिंग ऐड नहीं किया, प्रीपेड लेस नहीं किया, एक्रूअल सिस्टम नहीं फॉलो किया, तो ये बात बताना पड़ेगा मुझे कि हम लोग ये गुनाह किए हैं, समझा। अगर ये फॉलो करो तो कोई बताने की जरूरत नहीं। बोलो पहला क्वेश्चन समझा बेटा। फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन क्या होता है? फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन है गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल। इफ दिस इज फॉलोड नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। अगर ये फॉलो नहीं करते हो एक भी, तो आपको डिस्क्लोजर देना है कि मैं भागने वाला हूँ, हमने मेथड चेंज किया है, हमने आउटस्टैंडिंग एडलेस नहीं किया है, तो ये बात बताना है आपको, समझा। क्वेश्चन नंबर 1, यस सर। अब आते हैं अगला, बोलो समझा ना। एक बार देख लो भाई साहब, बाद में बोलना नहीं, जल्दी फटाफट। नेक्स्ट, अब हम आते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जब भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करोगे, ये एएस ये नहीं बोलता है कि क्या सेलेक्ट करोगे, वो बोलता है जब भी आप कोई भी पॉलिसी सेलेक्ट करो, जैसा डेप्रिसिएशन एक अकाउंटिंग पॉलिसी है, इन्वेस्टमेंट एक अकाउंटिंग पॉलिसी है, हाँ, कैश फ्लो का एक अकाउंटिंग पॉलिसी, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करोगे तो 3 बातें आप ध्यान दोगे। वो ना क्या क्या होना चाहिए। पहला, सिलेक्शन जब भी करोगे, सिलेक्शन के बारे में साइड में लिख के रखता हूँ, याद रखो। जब भी आप सिलेक्शन करोगे तो क्या क्या फैक्टर पे ध्यान दोगे। फैक्टर टू बी कंसीडर्ड व्हाइल सेलेक्टिंग द अकाउंटिंग पॉलिसी, समझ में आ रहा है।
सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी करोगे तो पहला प्रूडेंस होना चाहिए, जो भी आप पॉलिसी फॉलो करोगे वो प्रूडेंस होना चाहिए। प्रूडेंस का मतलब आते हैं। दूसरा सब्सटेंस ओवर फ्रॉम होना चाहिए, आगे मिलेगा सब्सटेंस ओवर फ्रॉम, और तीसरा मटेरियलिटी ऑफ प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फ्रॉम और तीसरा होना चाहिए मटेरियलिटी। ये तीन अच्छे से रट्टा मार लो। जब भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करोगे तीनों फुलफिल होना चाहिए। प्रूडेंस होना चाहिए, सब्सटेंस ओवर फ्रॉम होना चाहिए, मटेरियलिटी होना चाहिए। पहले प्रूडेंस क्या होता है? प्रूडेंस का सिंपल मतलब होता है, ये देखो दिखाता हूँ। प्रूडेंस का मतलब होता है आप जो भी बैलेंस शीट आप बनाएंगे तो आपका एसेट्स ना, आप जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करेंगे कोशिश करो कि एसेट्स कम से कम हो, लायबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। एसेट्स अंडर स्टेट रहना चाहिए और लायबिलिटी ओवर स्टेट। एसेट्स कम से कम कोशिश करो दिखाओ और लायबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा दिखाओ। याद करो इन्वेंट्री 12th में करते थे, बाद में अभी ये सी लेवल में करते। इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर लिखते हैं ना, तो बेस्ट है, तो सही पॉलिसी सेलेक्ट की हो। कोशिश करो कि इन्वेंट्री कम से कम शो हो। सुना ही आ रहा है? सोचो इन्वेंट्री का जो कॉस्ट है स्टॉक का जो कॉस्ट है बेटा जी 10,000 है और उसका एनआरवी नेट रियलाइज्ड वैल्यू 7,000 है, तो कौन सा शो करोगे आप? 7,000 शो करेंगे। कौन सा शो करेंगे? 7,000 शो करेंगे। मैं नहीं बोलता हूँ, इसको प्रूडेंस बोलते हैं। कोई लायबिलिटी अगर आपको देना है अमाउंट मालूम नहीं तो प्रोविजन करो, लिखो प्रोविजन। लायबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा दिखाओ, प्रोविजन करो। जैसे कि प्रोविजन फॉर टैक्स, आप प्रोविजन करते हैं ना, ये तो मालूम है देना, लेकिन कितना देना है मालूम, लेकिन प्रोविजन करते हैं। तो एसेट्स कम से कम होना चाहिए, लायबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, इसी को बोलते हैं प्रूडेंस। चलो पढ़ते जा रहे इंग्लिश। प्रूडेंस क्या बोलता है भैया जी? इन द व्यू अनअसर्टिंग, स्टार्टिंग से द फाइनेंस स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर टू पोर्ट्रे द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द परफॉर्मेंस इन स्टेटमेंट ऑफ देम। बराबर है, फाइनेंस स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखना चाहिए। इन सेलेक्टिंग द पॉलिसी अल्टरनेटिव अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी इवैल्यूएटेड इन द लाइट द पर्टिकुलर। ठीक है, नीचे आओ। प्रूडेंस पढ़ना है हमें, तो 3 तो समझ के लेना, खत्म हो गया सेकंड क्वेश्चन। प्रूडेंस क्या बोलता है? इन द व्यू ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द फ्यूचर इवेंट, प्रॉफिट्स आर नॉट एंटिसिपेटेड बट लॉस आर प्रोवाइडेड फॉर द मैटर ऑफ कंजर्वेटिज्म। प्रूडेंस को कंजर्वेटिज्म भी बोलते हैं ना, पीसी याद रखो, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म। तो बोलता है प्रोविजन शुड बी क्रिएटेड, आपको प्रोविजन करना है फॉर नोन लायबिलिटी एंड लॉस इवन तो द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विथ सर्टेनिटी, रिप्रेजेंट ओनली बेस्ट एस्टिमेट करने का मतलब प्रोविजन आप करो। In the light of the available information, the excess of prudence relation to the accounting policy ensure that profit are not overstated, loss are not understated, assets are not overstated, liabilities are not understated। मतलब assets आर नॉट ओवरस्टेट, असेट ज़्यादा नहीं लिखने का, इसका सीधा मतलब असेट्स कोशिश करो कम से कम लिखने का। बोलो समझा? देखो ना क्या लिख रहा है, असेट्स ज़्यादा नहीं लिखने का, असेट्स मतलब कम लिखने का। इसीलिए तो हम फॉलो करते हैं कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। अरे स्टॉक के अंदर कॉस्ट ऑफ एनआरवी विच एवर इज लोअर। याद करो डिटरमिनेशन प्रोविजन लेस करते थे, क्योंकि अगर हमको लगता है वो पैसा डूब सकता है तो हम प्रोविजन करते हैं ताकि डेटर कम से कम शो। और लायबिलिटी आर नॉट अंडरस्टेटेड, लायबिलिटी आपको ज़्यादा दिखाना है। एरो का मतलब समझा बेटा जी? असेट्स कम से कम शो करना है और लायबिलिटी आपको ज़्यादा से ज़्यादा शो करना है। समझा? चलो कुछ एग्जाम्पल के तो प्रूडेंस समझ गया मैं, तो समझाया बेटा। सम एग्जाम्पल कर लेते हैं, नीचे आओ। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्रूडेंस सेलेक्टिंग द अकाउंटिंग पॉलिसी कॉस्ट ऑफ एनआरवी विच इज लोअर, तो वही लिखा है। सपोज ये ट्रेडर का केस पढ़ते हैं। सपोज ए ट्रेडर हैज परचेज 500 यूनिट ऑफ सर्टन आर्टिकल एट 10 रुपये पर यूनिट। 500 यूनिट खरीदा उसने। हाँ, तो मैं साइड में वर्किंग दिखाता हूँ आपको। ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस बनाकर, तो ट्रेडर ने परचेस किया, तो उसका परचेस हो गया बेटा जी। तो उसका परचेस कितना हो गया? सोचो 500 पीस खरीदा है 10 रुपये का भाव से, मतलब 5000 का परचेस किया। फिर पढ़ो, ही सोल्ड 400 आर्टिकल, 500 में से 400 बेच दिया उसने। जो 400 कितने में बेचा? 15 रुपये का भाव में बेचा, तो कितना का 400 इंटू 15 6,000 रुपये का कमा लिया। आगे बढ़ो, द एनआरवी ऑफ द पर यूनिट ऑफ अनसोल्ड आर्टिकल नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एनआरवी ऑफ द अनसोल्ड आर्टिकल इज 15। जो स्टॉक बच गया उसका एनआरवी 15 है, और लेकिन वो लोग ने खरीदा कितने का था? 10 रुपये का कॉस्ट था, उसका कॉस्ट तो 10 रुपया था।
एंड अनसोल्ड का द ट्रेडर शुड वैल्यू स्टॉक एट 10 पर यूनिट एंड थस इग्नोरिंग द प्रॉफिट ऑफ 500 that he may earn in the next accounting period by selling 100 units of unsold article. If the net realizable per unit of unsold article is 8, दो सिचुएशन दिया है, हाँ यहाँ से अलग है, इफ के बाद अलग है, हाँ तो पहले उतना पढ़ते हैं, पहले इतना पढ़ते हैं सपोज से लेके वहाँ तक। तो हम आपको ये बोल रहे हैं बेटा जी 10 रुपये का खरीदे थे 15 का बेचते हैं, तो इसमें से कुछ बच गया। सवाल ये है कि क्लोथिंग स्टॉक कितना लिखेंगे, क्लोथिंग स्टॉक। तो बेटा जी 100 पीस बच गया, जल्दी बताओ। कॉस्ट 10 है, सुन रो, कॉस्ट 10 है। फर्स्ट केस के लिए कॉस्ट पर यूनिट है 10 और एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है उसका 15। तो कौन सा लोगे, जल्दी बोलो, विच एवर इज लोअर। तो 10 लेके सॉल्व करेंगे ना, 10 लेके सॉल्व करेंगे, 15 नहीं लेंगे, ज़्यादा नहीं लिखना है। तो 10 से इंटू करेंगे तो 1000 इंटू 10 आंसर 1000। अब जब आप अकाउंट टैली करोगे तो आपको प्रॉफिट पता चलेगा। तो व्हाट इज़ द प्रॉफिट, 6 7 माइनस 5, 2000 का प्रॉफिट हुआ इस केस में। जब आपका स्टॉक आप कम लिखे तो प्रॉफिट 2000 आए, ये सही है, इसको प्रूडेंस बोलते हैं। चलो सिचुएशन चेंज, बोलता है अगर, वैल्यू से हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर एनआरवी ऑफ द अनसोल्ड 8 रहेगा तब क्या होगा, तब क्या होगा। तो चलो सेम क्वेश्चन करता हूं मैं, ये साइड आ जाता हूं। हाँ अब देखो इधर हम करते हैं इधर, तो वापिस सेम सिचुएशन। परचेस कितना रहेगा सर, परचेस 5000 रहेगा, है ना, 500 इंटू 10 बरोबर। सेल कितना होगा, 6000 होगा, 400 इंटू 15। यहाँ तक समझा। लेकिन जो क्लोथिंग स्टॉक है बोलता है 100 पीस बच गया, उसका रेट क्या लेना है। तो वापिस इस केस के लिए कॉस्ट 10 है लेकिन एनआरवी 8 है, विच एवर इज लोअर। तो लोअर कौन सा है सर जी, 8 है। तो 100 इंटू 8 आंसर 800। अकाउंट टैली करो, अब प्रॉफिट आपका बदल गया, प्रॉफिट आपका बदल गया, कितना हुआ 6800 माइनस 5000, आंसर 1800 का प्रॉफिट हुआ, मिला। If the NRV, if the net realizable value of the unsold article is at, the trader should value the stock at 8 upon, thus recognizing possible loss of 200 रुपया that he may incur in the next accounting period by selling 100 unsold units। समझा। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है सर जी, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर। प्रूडेंस का मतलब, प्रूडेंस क्या बोलता है याद रहेगा, असेट्स कम से कम होना चाहिए, लायबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा शो होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सब्सटेंस, और दो बात लिखा था सर ने ऊपर देखो, प्रूडेंस सब्सटेंस ओवर फ्रॉम का मतलब होता है ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन फाइनेंशियल रियलिटी, जो रियल है वो लिखो, दिखाओ पे मत जाओ। तो आ जाओ, जैसे कि हायर परचेस, एग्जाम्पल हायर परचेस, वो मत पढ़ो। जब आप हायर परचेस में लेते हो तो आप मालिक कब बनते हो बेटा जी, आप मालिक कब बनते हो, जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करो तभी आप मालिक बनते हो। तो फिर तभी अपना बुक में लिखना चाहिए ना। जब आप हायर परचेस में मैंने एक ट्रैक्टर खरीदा तो मैं अपना बुक में तब लिखूंगा जब मैं मालिक बनूंगा। लास्ट इंस्टॉलमेंट में 10 इंस्टॉलमेंट देने का है, तो पहला इंस्टॉलमेंट या दूसरा तीसरा भी मालिक नहीं बना, मालिक तो मैं 10वां इंस्टॉलमेंट बनूंगा, तो अपना बुक में लिखूँ कि नहीं लिखूँ। लॉ बोलता है लीगली तो आप मालिक नहीं है, लेकिन सच्ची बोलेगा तो एसेट आप ही यूज कर रहे हो। तो रियलिटी के पीछे जाओ, ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्ड बेस्ड ऑन फाइनेंशियल रियलिटी। मानता हूं तुम मालिक नहीं बने, लेकिन हमको उल्लू मत बनाओ, सच्ची का एसेट तुम्हारा ही हो गया। तो इसीलिए जब अपन हायर परचेस में कोई एसेट्स खरीदते हैं ना, तो अपना बुक में रिकॉर्ड कर देते, एंट्री पास करते हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, क्योंकि रियलिटी एसेट्स मेरे ही बुक में रहेगा, मैंने खरीद लिया है उसको। तो सब्सटेंस ओवर फ्रॉम का मतलब होता है, क्या होता है, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट शुड बी अकाउंटेड फॉर एंड प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द सब्सटेंस एंड फाइनेंशियल रियलिटी के बेस पे। रियलिटी यही है कि एसेट्स मैं ही यूज कर रहा हूँ, मालिक मैं ही हूँ, वो अलग बात है, लीगली मालिक नहीं हूँ लेकिन यूज़ तो मैं ही कर रहा हूँ। एंड नॉट मेरली बाय लीगल फॉर्म, लीगल मत देखो, लीगली तो आप मालिक नहीं, लेकिन सच्चाई देखेंगे ना, रियलिटी तो आप मालिक है। तो सब्सटेंस ओवर फ्रॉम होना चाहिए। मटेरियलिटी क्या बोलता है, एनी इंफॉर्मेशन जिससे सामने वाले का डिसीजन मेकिंग इफेक्ट होता है, ये बात लोगों को बताना है। ये बेटा आप लोग बैठे हैं और आपके नीचे में सूटकेस रख के मैं बोला मैं थोड़ा देर में आता हूँ, आप बोले हाँ ठीक है, आप कितना अच्छे से बोले,
अगर मैं यही बोल दूं ये सूटकेस के अंदर बम है, आपके नीचे रख रहा हूं, मैं थोड़ा देर में आता था, बोलेगे भैया पागल है क्या, बम रख के जा रहा है। तो भाई ऐसा चीज जरूर बताने का जिससे सामने का डिसीजन मेकिंग चेंज हो, दैट इज मटेरियल। Financial statement should disclose all the material item, the item of the knowledge which might influence, बोला है ना, the material item किसको बोलते हैं, knowledge of which might influence the decision of the user of the finance। इससे सामने वाला का डिसीजन मेकिंग चेंज हो सकता है आपका बात से, ये बात से सामने का डिसीजन मेकिंग चेंज हो सकता है, तो ये बात जरूर बताना है। मटेरियल इज नॉट ऑलवेज मैटर ऑफ साइज, साइज के बेस पे मटेरियल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल अमाउंट लॉस्ट बाय फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस बाय सर्टन एम्प्लॉय कैन इंडिकेट serious flaw of the internal control, require immediate attention of avoid greater loss in the future। बराबर, छोटा छोटा गलती करोगे तो बाद में बड़ा गलती होने का चांस रहता है, तो अमाउंट के बेस पे नहीं होता है। एक एग्जांपल है, देखो आप अपना बैलेंस शीट में कभी ये लिखते थे क्या, इसी का मोबाइल वगैरह है, नहीं ना, नहीं लिखते, क्योंकि उसका प्राइस बहुत कम रहता है। मोबाइल है, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है और कैलकुलेटर है, ये सब नहीं लिखते अपन, ये बहुत छोटा है, सस्ता है, लेकिन ये भी तो चलता है, लेकिन इसको नहीं लिखते हम लोग। ऑफिस का एक्सपेंस वगैरह में उड़ा डालते लिख के, तो हम लोग छोटा मोटा चीज़ नहीं लिखते हैं क्योंकि वो मटेरियल नहीं है। तो फाइनेंस स्टेटमेंट मटेरियल आइटम डिस्क्लोज करता है, ऐसा चीज़ जिससे सामने का डिसीजन मेकिंग चेंज होता है। अमाउंट देख के नहीं बात करने का, तो ये बात बताया ना कल, वो बोलते हैं ना अपरिचित मूवी में, 5 पैसा चोरी करना गुनाह है, बोला नहीं, 5 करोड़ बार 5 पैसा चोरी करना गुनाह है, बोला हाँ ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। तो वैसे ही है, सवाल पैसे का नहीं होता, सवाल है कि चोरी है, भाई चोरी से आपको बड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा। तो नीचे कुछ दिया है, द फ्यू आर द केसेस आर गिवन इन सर्टन केसेस क्वांटिटी लिमिट ऑफ मटेरियलिटी इज स्पेसिफाइड, क्वांटिटी लिमिट बताया गया। जैसे एग्जांपल, ये रूल है, कंपनी शुड डिस्क्लोज बाय नोट टू द अकाउंट एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी इनकम और एक्सपेंडिचर। अगर कोई इनकम एक्सपेंडिचर 1% और रेवेन्यू से ज़्यादा है, मिला, अगर कोई इनकम एंड एक्सपेंडिचर रेवेन्यू का 1% से ज़्यादा है और 1 लाख विच एवर इज हायर, तो ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंस को आपको अलग से शो करना है, छुपाना नहीं है। कंपनी शुड डिस्क्लोज बाय वन नोट एडिशनल इंफॉर्मेशन एनी इनकम या एक्सपेंसेस, जो रेवेन्यू का 1% निकालो और 1 लाख विच एवर इज हायर, तुम्हारा सेल्स का 1% निकालो और 1 लाख, इन दोनों में से हायर है, उससे ज़्यादा है क्या, क्या उससे ज़्यादा है तो उसको दिखाओ, उससे कम है तो ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़, कंपनी शुड डिस्क्लोज नोट टू द अकाउंट शेयर्स हेल्ड, नोट टू द अकाउंट में बताना पड़ता है, अगर कोई शेयर होल्डर 5% से ज़्यादा शेयर रखा है तो उसका डिस्क्लोज करना है। कोई एवरी ईच शेयर होल्डर होल्डिंग मोर देन 5% द शेयर, क्योंकि बहुत बड़ा चीज़ होता है, ये बात बताना, तो ये मटेरियल है, मटेरियल है। तो मटेरियल क्या होता है, एनी इन्फॉर्मेशन जिससे सामने का डिसीजन मेकिंग चेंज होता है, वो मटेरियल है। तो क्या क्या बताया सर ने, फैक्टर टू बी कंसीडर्ड व्हाइल सेलेक्टिंग द अकाउंटिंग पॉलिसी, प्रूडेंस होना चाहिए, सब्सटेंस फ्रॉम होना चाहिए, मटेरियलिटी होना चाहिए। मैनर और डिस्क्लोजर उसी का पॉइंट है, बोलता है डिस्क्लोजर कहाँ करें, कैसे कहाँ करें, किधर करें। ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, जब आप रोड बीट पे चलते हो तो डिस्क्लोजर कितना अच्छे साइड में लगाया रहता है ना, स्पीड ब्रेकर ए हेड साइड में लगाया रहता है, तो ये डिस्क्लोजर है ना, कुछ बातें डिस्क्लोजर। आप शादी करोगे तो डिस्क्लोजर करते हैं ना, इनविटेशन कार्ड भी बना के मस्त नाम भी लिखते हैं, तो डिस्क्लोजर है। पेपर देखो कितना अच्छे से, जो मेन न्यूज़ होता है ना फ्रंट पेज पर रहता है एकदम बड़ा सा डिस्क्लोजर, और जो छोटे मोटे रहते हैं ना पीछे वगैरह रहता है। तो मैनर और डिस्क्लोजर कैसे करें, तो बोलता है ऑल सिग्निफिकेंट, याद रखना सिग्निफिकेंट, जो रिलेवेंट अकाउंटिंग पॉलिसी है आपका, all significant accounting policy adopted in the preparation and presentation of finance statement should be disclosed। समझ में आ रहा है, जो आप जब फाइनेंस स्टेटमेंट बनाया ना, बैलेंस शीट बनाया ना, उसके अंदर जो जो आप अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो किए थे वो डिस्क्लोज करो, सिग्निफिकेंट है, रिलेवेंट जो रहेगा। द डिस्क्लोजर ऑफ द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी as such should form part of the, ये भी बैलेंस शीट का ही पार्ट होगा। मतलब बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस के बाद नोट टू द अकाउंट होता है ना, एक्सप्लेनेटरी नोट, उसमें आपको ये भी लिखना है, ये भी उसके साथ ही चलेगा, घूमेगा।
सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी शुड नॉर्मली बी डिस्क्लोज एट ए वन प्लेस। देखो मेन शब्द मिला आपको सर, सब डिस्क्लोजर एक ही जगह करना है। ये किसका पार्ट होगा? फाइनेंस स्टेटमेंट का पार्ट होगा। ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करना है। मिला, ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करना है, फाइनेंस स्टेटमेंट का पार्ट होगा, सब एक ही जगह डिस्क्लोज करना है। ऐसा नहीं 4 इधर डिस्क्लोज किए, बाकी बोले ढूंढो किधर लिखा बाकी मैंने, नहीं, सब एक ही जगह डिस्क्लोज करना है। ठीक है, यस सर। तो 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। आ जाओ तीसरा क्वेश्चन, डिस्क्लोजर ऑफ द चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अब अकाउंटिंग पॉलिसी को बदलना है, जैसा कि फीफो से एवरेज में जाना है या एसएलएम से डब्ल्यूडीवी में जाना है, तो चेंज करना है अकाउंटिंग पॉलिसी। अब अपना मोबाइल नंबर चेंज करते हैं, एड्रेस चेंज करते घर का, तो आ जाओ डिस्क्लोजर। तो बोलता है एनी चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज़ मटेरियल इफेक्ट इन द करंट पीरियड, मतलब उसका इफेक्ट होने वाला है। जो चेंजेस करते हो, जैसे स्टॉक का वैल्यू चेंज किया तो इससे प्रॉफिट हिल गया, चेंज हो गया, तो बोलते हैं एनी चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज़ मटेरियल इफेक्ट इन द करंट पीरियड, मटेरियल which has material, any changes in accounting policy, any changes in accounting policy which has material effect in the current period और which is reasonable expected material effect in the later period। या तो करंट पीरियड में इफेक्ट होगा उसका, या तो उसका असर करंट ईयर में होगा, या तो लेटर पीरियड में होगा, उसको आपको डिस्क्लोज करना है। बात खत्म। शुड बी डिस्क्लोज, शुड बी डिस्क्लोज। सर कभी, अरे यार सेलेक्ट होना यार, शुड बी डिस्क्लोज। बोलता है एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज मटेरियल इफेक्ट इन द करंट पीरियड, या तो करंट पीरियड में इफेक्ट हो, या रीजनेबल एक्सपेक्ट हो मटेरियल इफेक्ट इन द लेटर पीरियड, करंट पीरियड में इफेक्ट हो या लेटर अगले साल इफेक्ट हो, आपको ये बात करंट ईयर में डिस्क्लोज करना है। जैसा अगर मैंने चेंजेस किया है फीफो टू एवरेज 2022 में, और चेंज इफेक्ट ऑफ 2022 में होगा तो 22 में डिस्क्लोज करना, लेकिन 2022 में चेंज किया लेकिन उसका असर 2023 में होने वाला है, तभी भी 22 में डिस्क्लोज करना है। समझा? मतलब करंट ईयर में चेंज करना, लिख लो। कब डिस्क्लोज कब करना है बेटा जी? करंट ईयर में डिस्क्लोज करना है। डिस्क्लोज कभी करना है? करंट ईयर में डिस्क्लोज करना है। आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैव मटेरियल इफेक्ट इन द करंट पीरियड, द अमाउंट, अभी कभी कभी ऐसा रहता है उसका अमाउंट नहीं मिलता है, तो सच्चाई बताने का, अमाउंट नहीं मिले तो सच्चाई बताने का। In case of changes in accounting policy which has material effect in the current period, the amount by which the item in the financial statement is affected by such could not be disclosed। अमाउंट नहीं पता चल पा रहा है तो सच्चाई बताने का, फैक्ट, देखो फैक्ट लिखा होगा तो फैक्ट बताने का। अमाउंट नहीं पता चल रहा है आपको कि कितना से अफेक्ट होगा, तो इंफॉर्मेशन बता देना कि हमने चेंजेस किया है। चलो ये ड्राइंग पढ़ते हैं, ये याद रखो। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, मटेरियल इन करंट पीरियड, material in current period, not material in the current period but certain in the later period। मतलब करंट पीरियड में है, करंट पीरियड में इफेक्ट होता है, नॉट मटेरियल इन करंट पीरियड लेकिन अगले साल होने वाला है। तो आज पहला करंट पीरियड का बात करते हैं। करंट पीरियड में उसका अमाउंट मालूम है क्या? उसका अमाउंट मालूम है तो डिस्क्लोज करो। अरे यार ये देखो ना, हम लोग ना पहले फीफो ये 2022 का स्टोरी बता रहा हूँ, 2022 का। अगर मैं फीफो मेथड फॉलो करता हूं तो मेरा जो क्लोथिंग स्टॉक है ना, ऊपर लिखता हूं, सुनो अभी समझेगा आपको। क्लोथिंग स्टॉक, यार ये हटो यार, तो यहाँ लिखो मेरे ऊपर साइड में 2000, स्टोरी सुनना, 2022 में क्लोथिंग स्टॉक हम लोग फीफो मेथड फॉलो करते हैं। अगर मैं फीफो मेथड फॉलो करूंगा तो 2 लाख आता है, लेकिन मेरे को ना अच्छा नहीं लग रहा है, हम लोग चेंज करने का। बेटर परसेंटेज, वो लोग ने बोला था ना स्टॉक कम से कम होना चाहिए, तो हम लोग सोच रहे हैं अभी एवरेज मेथड फॉलो करने का। वेटेज एवरेज मेथड फॉलो करेंगे। अगर हम एवरेज मेथड फॉलो करते हैं, फीफो नहीं फॉलो करेंगे, एवरेज मेथड फॉलो करेंगे, तो स्टॉक 1,80,000 आएगा क्लोथिंग स्टॉक। तो हम लोग अभी ये फॉलो करने जा रहे हैं, एवरेज, फीफो से एवरेज में जा रहे हैं। तो बेटा जी स्टॉक कम लिखोगे, स्टॉक कम लिखोगे तो प्रॉफिट भी तो कम होगा। तो ये बात आपको बताना है कि हम लोग ना मेथड चेंज किए। क्यों चेंज किए? क्योंकि हमें स्टॉक कम से कम शो करना है और ये बेटर प्रेजेंटेशन है। और इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट ये होगा कि हमारा प्रॉफिट, स्टॉक, क्लोथिंग स्टॉक कम होएगा तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, है ना। क्रेडिट साइड कम होएगा तो फिर प्रॉफिट भी कम होएगा।
तो इससे 20,000 से हमारा करंट ईयर में प्रॉफिट कम हो गया, ये बात बताना है। अमाउंट कितना लिखोगे फिर कि हमने मेथड चेंज किया है और इसकी वजह से हमारा 20,000 से प्रॉफिट कम हो जाएगा। दूसरा, अगर सर अमाउंट नहीं पता चल रहा है तो बोलता है फिर सच्चाई बताओ, सच्चाई कि हमने मेथड चेंज किया है। अरे समझा, अमाउंट मालूम है तो अमाउंट डिस्क्लोज करो, अमाउंट नहीं मालूम है तो फैक्ट डिस्क्लोज करो, फैक्ट डिस्क्लोज करो, फैक्ट, सच्चाई बता। ये साइड नॉट मटेरियल इन द करंट पीरियड बट असर्टेन इन द लेटर पीरियड, उसका इफेक्ट अगले साल होने वाला, तो बोलता है फैक्ट ऑफ सच चेंजेस इन द लेटर पीरियड टू बी डिस्क्लोज इन करंट पीरियड। बोलो समझा। अगर करंट पीरियड में कोई भी चेंजेस करते हो उसका इफेक्ट करंट पीरियड में तो आज ही डिस्क्लोज करो, अगर उसका इफेक्ट अगले साल है तभी भी आज ही डिस्क्लोज करो। ठीक है, ये सारे 3 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, बस इसी संबंधित आता है। और एक क्वेश्चन है, क्या अकाउंटिंग पॉलिसी हम चेंज कर सकते हैं? हाँ सर, ASO लिख लेना, AS बोलेगा तो, लॉ बोलेगा तो, और इससे बेटर प्रेजेंटेशन होता तो आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हो। सुने, चौथा क्वेश्चन आप लिख लेना, मैं लिख के दूं? नहीं तो पता चला आप लिखिए नहीं। एस कब के चेंज कर सकते हो? नंबर 4, चौथा क्वेश्चन, ये 3 हो गया ना, चौथा क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी कभी जस्टिफाइड कर सकते हैं। चेंजेस इन अकाउंट, ये कारण की वजह से आप चेंज कर सकते। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी AP लिखा हो, इज जस्टिफाइड, ये कारण से आप कर सकते हो। यहाँ क्या इज जस्टिफाइड मतलब ये कारण आप देख के चेंज कर सकते हो। पहला, टू कंप्लाई AS बोलता है कि सब लोग चेंज करो, ये मेथड फॉलो, टू कंप्लाई विद AS का तालमेल मिलाने के लिए हम लोग चेंज कर रहे हैं। दूसरा चीज और है क्या, कोई भी एक रहेगा तो चलेगा। दूसरा, टू कंप्लाई विथ लॉ, हमें लॉ फॉलो करना है इसकी वजह से। और तीसरा, और तीनों में से कोई भी एक फॉलो करो। मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन, जैसा अभी स्टॉक का बताया ना मैंने, वो चेंज करने से स्टॉक का वैल्यू कम हो गया। मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन। और याद है ना, वो बोले तो सिलेक्शन वैसा चीज करो जिसे प्रूडेंस हो, कम से कम हो। हाँ, तो मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोलो, याद रहेगा? 4 क्वेश्चन खत्म। इतना याद रखो। चेंजेस कब कर सकते हो? जब ये तीनों में से कोई भी एक रहे तो चेंज कर सकते हो, जब चेंज करो तो डिस्क्लोजर कैसा करना है। ठीक है, आ जाओ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, ये बेटा सुना ही आ रहा है ना? हाँ, सो सुनो, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। व्हाट आर द 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन? अभी बताना मेंटल वाला, गोइंग कंसर्न, तो फटाफट यही लिख देना। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है गोइंग कंसर्न। द फाइनेंस स्टेटमेंट्स आर नॉर्मली प्रिपेयर ऑन द अजम्पशन द एंटरप्राइज विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इन द भविष्य में, नाइदर बंद होइंग एंड कंटिन्यू चलते रहेंगे। ठीक है, ये बता देना कि हम बंद नहीं होंगे, चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। मिला क्या? एंटरप्राइज विल कंटिन्यू to operate in the foreseeable future in neither there is intention nor there is need of materiality or curtain the scale of operation। मतलब हम कम नहीं करेंगे, कर्टन वो कर्टन नहीं, पर्दा नहीं, कम नहीं करेंगे, बिजनेस बंद नहीं करेंगे। ठीक है, आप सिंपल लिख देना, neither intention of liquidation। कंसिस्टेंसी में क्या लिखोगे? द प्रिंसिपल कंसिस्टेंसी रिफर टू द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग द सेम अकाउंटिंग पॉलिसी और फॉर सिमिलर ट्रांजेक्शन ऑल द अकाउंटिंग अनलेस देयर इज चेंजेस इज रिक्वायर्ड। देखो अभी मैंने बोला ना, तो आप हमेशा वही फॉलो करेंगे, लेकिन चेंजेस कब कर सकते हो? देखो यहाँ दिखा रहा हूँ, चेंजेस कब कर सकते हो? स्टेटस मतलब स्टैच्यू मतलब लॉ बोलेगा तो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलेगा तो, मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन होता है। अभी लिख क्या था मैंने? एक्रूअल क्या बोलता है कि कैश देखो मत, एक्रूअल बेसिस पे हम रिकॉर्ड कर। अंडर दिस मेथड अकाउंट ट्रांजेक्शंस आर रिकॉग्नाइज्ड एज सून एज दे ऑकर। जैसा ट्रांजेक्शन हो गया हम रिकॉर्ड कर देते हैं। पैसा नहीं देखने का, वेदर और नॉट कैश और कैश इक्वल एक्चुअली रिसीव्ड और पेड, कैश नहीं देखने का। हो गया, लिख दो। समझा? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, इन द बुक ऑफ प्रशांत क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च इज 163 ऑन द बेसिस ऑफ फीफो मेथड। स्टोरी सुनना, फीफो मेथड फॉलो किया था 163 हो जाता है। कंपनी डिसाइडेड टू चेंज टू फीफो टू वेटेज एवरेज में जाना चाहते हैं वो लोग। हाँ, फॉर असर्टिंग द कॉस्ट इन्वेंट्री फॉर द ईयर 14-15, तो 14-15 का मगजमारी, तो 14-15 का वो लोग ने किया, तो देखो वो लोग ने किया तो 163 आ रहा है। फीफो मेथड से करते हैं तो इतना स्टॉक आता है। अब वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग वेटेज मेथड में करने का सोच रहे हैं, तो वेटेज मेथड से करने से क्या होगा? ऑन द बेसिस बेटा क्लोजिंग स्टॉक ना इतना आ रहा है, 147 आ रहा है, ब्लू से हाईलाइट किया है।
और एनआरवी दिया हुआ है उसका अलग से दिखाई दे रहा है, एनआरवी 195। अब इन्वेंट्रीज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ मार्केट विच इज लोअर, हम फीफो से एवरेज में जा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ कंपेयर करते हैं 163 और 195 में फीफो वाला तो 163 आता है, लेकिन अगर हम वेटेज करते तो 147 आ रहा है। स्टॉक कम हो रहा है ना, अच्छी बात है, असेट्स कम से कम शो करना है, कम से कम शो करना है। डिस्कस द डिस्क्लोजर रिक्वायर, आपको ये बताना है कि क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा ये अंकल को। तो आ जाओ, as per AS1 disclosure accounting policy refers to the accounting principle and methods applying those principles in the presentation of the finance statement. So if there is changes in the accounting policy, the firm should disclose in the statement. क्या क्या बताएंगे? The fact that changes, ये fact बताएंगे कि हमने accounting policy change किया, reason बताएंगे, और दूसरा उसका असर क्या है। तीन बातें वो बताएंगे, सच्चाई बताएंगे, क्यों किया, और उसका असर क्या है। तो आ जाओ, तो फैक्ट में क्या लिखेंगे कि हमने फीफो से वेटेज में गए, ये फैक्ट बताएंगे। रीजन क्या बताओगे? रीजन देखो, कंपनी वैल्यू द इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ एनआरवी विच इज लोअर, बरोबर, सिंस द एनआरवी वैल्यू ऑफ द ऑल द इन्वेंट्री इज करेंटली हाई इज ग्रेटर देन द रेस्पेक्टिव कॉस्ट, ठीक है ना, वो ज़्यादा दिख रहा है। द कंपनी वैल्यूड इन्वेंट्री एट कॉस्ट इन द प्रेजेंट ईयर 1450, कंपनी हैज चेंज टू वेटेज एवरेज मेथड विच इज़ बेटर। देखो ये बेटर रिफ्लेक्ट हो रहा है कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द इन्वेंट्री, बेटर प्रेजेंटेशन की वजह से हम चेंज कर रहे हैं। क्योंकि फीफो फॉलो करते हैं तो ये लिखना पड़ेगा, मुझे 163 लिखना पड़ेगा, एवरेज फॉलो करते 147 लिखना पड़ेगा, ये बेटर प्राइस शो हो रहा है इन्वेंट्री का, इसीलिए हम चेंज कर रहे हैं। याद है ना, अकाउंटिंग पॉलिसी कब चेंज कर सकते हैं? लॉ बोलेगा तो, एएस बोलेगा तो, बेटर प्रेजेंटेशन अभी बरोबर हो रहा है। फालतू का इन्वेंट्री ज़्यादा लिखे क्या फ़ायदा? ओके, तो बोलता है वेटेज एवरेज हमको एकदम परफेक्ट फिट होता है, ये रीज़न दिया हम लोग ने, बेटर रिफ्लेक्ट द कंजम्पशन पैटर्न द इन्वेंट्री फॉर असेंड द इन्वेंट्री, और इसीलिए हम लोग ये फॉलो कर रहे हैं। और उसका असर क्या होगा बेटा जी, आप जिधर पे ये जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है, एग्जांपल ऐसी टी फॉर्म में बना के दिखा रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट, तो आप जिधर क्लोथिंग स्टॉक लिखना चाहिए था 163, आप अभी 163 नहीं लिखोगे फीफो के हिसाब से, फीफो के हिसाब से नहीं लिखोगे, अभी ये नहीं लिखोगे, हम कितना लिखेंगे 147 लिखेंगे, किसके हिसाब से? एवरेज के हिसाब से। तो बेटा हमने क्रेडिट डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, आप स्टॉक कम किए ना तो इससे प्रॉफिट भी कम होएगा, जितना तुम क्रेडिट कम करोगे प्रॉफिट भी कम होएगा। तो स्टॉक कितना से कम लिखा हमने? 163 माइनस 147, तो बेटा 16,000 से स्टॉक कम लिखा ना, तो 16,000 से प्रॉफिट भी कम होगा। ये बताना है आपको करंट ईयर में, ये बातें इफेक्ट बताना है क्या हुआ। तो बोलते द चेंजेस इन द पॉलिसी, इससे क्या होने वाला है असर, रिडक्शन इन द करंट प्रॉफिट ऑफ द इन्वेंट्री में 16। देर बाद बता देना है कि हमने ऐसे किया है, जो करना है कर लो। तो 16,000 से इसीलिए प्रॉफिट कम हो गया। क्लियर, समझ में अच्छे से? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई दे आर चेंज फ्रॉम फीफो टू एवरेज मेथड, बिकॉज देयर आर सम कारण। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी मैट के अंदर मिल जाएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आया था। एबीसी लिमिटेड फाइनेंस सर्विस इंगेज इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विस फाइनेंस एंड इज अंडरगोइंग टाइट लिक्विडिटी पोजीशन, थोड़ा पैसे का तकलीफ है। सिंस सम ऑफ द असेट्स द कंपनी आर ब्लॉक्ड इन द वेरियस क्लेम, बहुत सारा असेट है ना, क्लेम वगैरह किए तो उसके अंदर जब्त हो गया, क्लेम पेटिशन इन द स्पेशल कोर्ट। ABC Financial Service has accepted the inter-corporate deposit and it's making the best effort to settle their dues, ठीक है, सेटल करना चाहते हैं ड्यूज को। देयर वाज ए क्लेम एट द वेरीड रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द लेंडर फ्रॉम द डेट ऑफ द ICD टू द डेट ऑफ द रिपेमेंट। हाँ, क्या उनका एक क्लेम है, देखो, हेलो, हेलो, हाँ सुनो, क्या बोलते हैं। तो ये कंपनी का हमें अभी तक जो पढ़ा है, कंपनी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ा चल रहा है और ये लोग ना इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे। देयर इज अ क्लेम वेरिड रेट फ्रॉम द लेंडर फ्रॉम द ड्यू डेट टू द डेट ऑफ द रिपेमेंट। देयर वर क्लेम एट ए वेरिड रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द लेंडर। लेंडर क्लेम कर रहे हैं कि ड्यू डेट से रिपेमेंट तक का हमारा ब्याज दे दो।
द कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड इंटरेस्ट प्रोवाइड किया है एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टिल द ड्यू डेट, मतलब कंपनी ने ड्यू डेट तक का इंटरेस्ट प्रोविजन कर दिया है। एंड नोट फॉर द नॉन प्रोविजन इंटरेस्ट फ्रॉम द ड्यू डेट, देखो वो लोग क्या बोलता है, इनका नोट लिखा है। ये बेटा लोन लिया है तो पे तो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो बात नहीं है। तो ये लोग ना नोट लिखा है, लोग ने नोट दिखाई दे रहा है, क्या गलती किया इन्होंने, नोट कर रहे हैं, नोट लिख रहे हैं कि फॉर नॉन प्रोविजन इंटरेस्ट ड्यू डेट टू द डेट ऑफ द रीपेमेंट। देखो ड्यू डेट से रिपेमेंट तक का जो ब्याज है वो भी तो देना ही पड़ेगा आपको। तो ऑन अकाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिगार्ड डिटर्मिनेशन द अमाउंट इन द एब्सेंस ऑफ द स्पेसिफिक लीगल ऑब्लिगेशन एट प्रेजेंट टर्म्स द कंपनी कंसिडर दैट दिस क्लेम्स आर इन द नेचर ऑफ द कंपनी, कहना है कि क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज डेब्ट, ऐसा नहीं, गलत सोच है। एंड द सेम टू बी डिस्क्लोज इन द नोट अकाउंट इंस्टेड ऑफ मेकिंग प्रोविजन द पीनल अकाउंट। तो वो गलत इसलिए बेटा, याद करो प्रूडेंस क्या बोले थे, प्रूडेंस बोले थे असेट्स कम से कम होना चाहिए, लायबिलिटी ज़्यादा। अगर आपको लगता है देना है तो लिखो प्रोविजन करो, अमाउंट एग्जैक्ट नहीं मालूम तो प्रोविजन करो, अंदाजा लगाओ, प्रोविजन तो एक अंदाजा रहता है ना, कंफर्म है देना तो है सर जी। तो आंसर क्या लिखेंगे, ध्यान देना, डिस्क्लोजर ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलोइंग आर द मेजर कंसेप्ट, प्रूडेंस होना चाहिए, सब्सटेंस होना चाहिए, मटेरियलिटी होना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रूडेंस पे ही। In the as per the above consideration, in the view of uncertainty associated with the future event, the profit are not anticipated, प्रॉफिट एंटिसिपेट नहीं करना लेकिन लॉस को प्रोवाइड करने का प्रूडेंस बोलता है। एज अ मैटर ऑफ कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस को कंजर्वेटिज्म बोलते हैं प्यार से। प्रोविजन शुड बी क्रिएटेड फॉर ऑल नोन लायबिलिटी एंड लॉस इवन तो द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद द सर्टेनिटी एंड रिप्रेजेंट द बेस्ट एस्टिमेट करने का, वही तो आंसर लिखा प्रूडेंस का उन्होंने। तो एज पर AS1 भी बोलता है एक्रूअल इज वन ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन इररेस्पेक्टिव ऑफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सो लॉन्ग एज द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द लॉन्ग इज नॉट। देखो एक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलता है, देखो एक तो वहाँ पे हार गए ये इंग्लिश लिख के, मतलब ये जीत गया, प्रूडेंस बोलता है प्रूडेंस तुम फॉलो नहीं कर रहे हो। दूसरा एक फॉलो नहीं कर रहा है, ब्लू साइलेंट कर रहा हो, एक्रूअल भी तुम फॉलो नहीं कर रहे हो। अगर लोन लिया है तो उसका ब्याज तो देना ही पड़ेगा, तो एक्रूअल बेसिस पर रिकॉर्ड करो। जब तक तुमने सामने वाले का पैसा नहीं दिया आपको ब्याज देना ही देना है। तो एक्रूअल बेस, एक्रू हो गया ना, एक्रू का मतलब क्या होता है, ब्याज हमारे सर पे आ गया, देना तो पड़ेगा। तो एक्रूअल इज वन ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग रेस्पेक्टिव भाड़ में गया ऑफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सो लॉन्ग द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द लोन इज नॉट रीपेड, जब तक तुम प्रिंसिपल अमाउंट लोन रीपे नहीं करते हो, लेंडर कैन नॉट बी प्लेस इन द डिसएडवांटेज, उनका कोई गलती नहीं है तो आपको ब्याज तो देना ही पड़ेगा ओवरड्यू अमाउंट का। तो फिर इंटरेस्ट रिकॉर्ड करो। एक्रूअल बेस सीधा सीधा बोलता है यार अगर लोन लिया तो ब्याज शो करना पड़ेगा, तुम पैसा दो या ना दो तुम्हारा प्रॉब्लम है। तो 10 इन द गिवन केस ABC लिमिटेड शुड, आप दोनों में से कोई भी एक लिख दो, ये दो ओपिनियन दिया अलग अलग। ABC लिमिटेड शुड मेक अ प्रोविजन, मिला आंसर, वैल्यू सेलेक्ट करो। ABC लिमिटेड शुड, एक कंपनी को प्रोविजन करना चाहिए इंटरेस्ट ओवरड्यू फ्रॉम द डेट ऑफ द रिपेमेंट ऑफ द लोन। Thus, it should represent only the best estimate of the light of the available information। समझे बेटा जी, द ट्रीटमेंट डन बाय, तो बताना जो कंपनी जो ट्रीटमेंट कर रही नोट लिख रही है वो गलत है, ई नॉट ऑलवे, नॉट करेक्ट एज पर AS1 मिला। बोलो समझा अच्छे से। कंपनी क्या कर रही थी, कंपनी ना उसका नोट लिख रही थी, वो लाइबिलिटी जो लोन लिया उसका इंटरेस्ट एक्रू हो गया लेकिन लिख नहीं रहे थे। और भाई साहब जब तक आप लोन वापस नहीं करोगे तब तक वो इंटरेस्ट तो आएगा ही आएगा, इंटरेस्ट तो आएगा, उसको नोट लिख के क्या भाग सकते हो, नहीं गलत है, नोट नहीं लिखने का, आपको प्रोविजन करना है उसका। लास्ट क्वेश्चन आ जाओ, ये क्वेश्चन 2 बार आया था, लेटेस्ट पेपर में भी आया था, 2021 में भी आया था। क्वेश्चन नंबर 4, Hill Limited make a provision for non-moving stock based on no issue has occurred in the last 12 month। ठीक है, नॉन मूविंग स्टॉक वो होता है जो जल्दी बिकता नहीं है, स्लो मूविंग जैसा नॉन मूविंग स्टॉक है। नॉन मूविंग स्टॉक बेस्ड ऑन द नो इशू ऑकर इन द लास्ट 12 मंथ। तो बोलता है कि उनका हम लोग प्रोविज़न क्या बोलते हैं, पढ़ो। प्रोविज़न फॉर एक स्टॉक है जो नॉन मूविंग टाइप का है, नो इशू एज ऑकर इन द, पिछला 12 महीने से कुछ भी इशू नहीं हुआ था 2017 तक। द कंपनी नाउ वांट टू मेक प्रोविजन बेस्ड ऑन द, कंपनी सोच रही है कि टेक्निकल इवैल्यूएशन करेंगे ड्यूरिंग द 17-18 में टेक्निकल इवैल्यूएशन करेंगे। स्टॉक इतना लाख का है,
प्रोविजन रिक्वायर बेस्ड ऑन टेक्निकल एस्टिमेट। अब हम बात करते हैं 17-18 का, स्टोरी चालू होता है 17-18 क्या करेंगे। तो बोलता है टेक्निकल इवैल्यूएशन किए तो बोलता है 3 लाख का प्रोविजन करो, और प्रोविजन रिक्वायर बेस्ड ऑन 12 मंथ नो इशू। पिछला साल का जो नो इशू के बेस से प्रोविजन किया तो 4 लाख आ रहा है, थोड़ा 19-20 का फर्क है। You are required to discuss the following point in the light of AS. Does this amount to change in the accounting? ये अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज है क्या बेटा? नहीं ना, इसको अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं बोलते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं बोलते। ये तो एस्टिमेट चेंज हो सकता है ना, अपना सोचने का वो तो अलग अलग एस्टिमेशन है, इसको अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं बोलते। पढ़ते हैं आंसर क्या लिखना है, सुनो। कैन कंपनी चेंज द मेथड ऑफ अकाउंटिंग? पढ़ते हैं पहला फर्स्ट क्वेश्चन आंसर। द डिसीजन ऑफ मेकिंग द प्रोविजन फॉर नॉन मूविंग इन्वेंट्री ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल इवैल्यूएशन डज नॉट अमाउंट, देखो बोला ना डज नॉट अमाउंट टू चेंज, इसको चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलते। अकाउंटिंग पॉलिसी कंपनी में रिक्वायर दैट द प्रोविजन फॉर नॉन मूविंग इन्वेंट्री शुड बी मेड, प्रोविजन वो लोग करते थे। दिस मेथड द मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ प्रोविजन में भी चेंज, हाँ बराबर है, वो मेथड चेंज हो सकता है, यहाँ मेथड चेंज हुआ है, देख रहे हो ना, यहाँ मेथड चेंज हुआ है, क्लियर। मेथड ऑफ एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट में भी चेंज, मेथड चेंज हो सकते हैं। इन केस ऑफ मोर प्रूडेंस एस्टिमेट कैन बी मेड। In the given case, consider the total value of the stock. The changes in the amount require provision of non-moving 4 to 3 lakh is also not material. The disclosure should be made of such changes in the line of the note to the account. हाँ, note to the account देना है। डिस्क्लोजर कैसे करना है देखो नीचे लिखा मस्त कि क्या डिस्क्लोज करेंगे वो लोग कि कंपनी नॉन मूविंग स्टॉक पे टेक्निकल का सहारा लिए हैं, हाँ पिछला साल नहीं लिए थे, और इससे हुआ क्या, हैड द सेम मेथड एज फॉलोड इन द प्रीवियस ईयर, द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंड द करस्पॉन्डिंग इफेक्ट नेट एसेट हैज बीन लोअर बाय 1 लाख रुपया। क्योंकि बेटा जी टेक्निकल एस्टिमेट 3 लाख का किए प्रोविजन, जिधर 4 लाख का करना चाहिए था उधर 3 लाख का प्रोविजन किया, तो प्रोविजन कम किया है ना, प्रोविजन हमने कम किया है। अगर हम 4 लाख करते तो 1 लाख से प्रॉफिट और कम होता था। पढ़ो क्या लिखा है, द कंपनी हैज प्रोवाइडेड फॉर नॉन मूविंग स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल इवैल्यूएशन अनलाइक प्रीसीडिंग ईयर, वो पिछला साल का मुकाबले में हैड द सेम मेथड एज ए फॉलोड। अगर हम सेम मेथड फॉलो करते थे प्रीवियस ईयर वाला, द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंड द करस्पॉन्डिंग इफेक्ट ऑन द ईयर नेट एसेट वुड बी लोअर बाय 1 लाख, अगर वो पिछला वाला फॉलो करते। लेकिन हम पिछला नहीं फॉलो किया, टेक्निकल इवैल्यूएशन का मदद लिया है, समझे? तो ये बातें बता देना, क्लियर। तो ऐसे ही करता हूँ बेटा, एएस वाला पॉइंट समझ में अच्छे से। 4 क्वेश्चन है, 4 नंबर, एक फंडामेंटल याद रखो। अच्छा वो एग्जांपल भी लिख लिया ना कि कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी होता है, तो वो भी लिख लो तो 5 हो जाएगा। और व्हाट इज द अकाउंटिंग पॉलिसी, तो टोटल 5, भगवान ने 5 उंगली दिया है। एक वो लिख लेना जो साइड में लिखा था ना मैंने, ये वाला बेटा, अरे भूल जाते हो क्या, ये वाला कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है। तो ओवरऑल 5 पॉइंट, फंडामेंटल, सिलेक्शन पे 3 ध्यान देना, प्रूडेंस, सब्सटेंस और फॉर्म मटेरियलिटी होना चाहिए, और डिस्क्लोजर होता है अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंजेस कब कर सकते हो, डिस्क्लोजर कब करना है, करंट ईयर में करना है। अगर उसका इफेक्ट करंट ईयर में तो करंट ईयर में बताना, अमाउंट मालूम तो अमाउंट बताओ, अमाउंट नहीं मालूम तो सच्चाई बताओ, और उसका असर अभी अगले साल है तभी भी करंट ईयर में डिस्क्लोज करना है। ओके चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो ये क्वेश्चन, इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, ट्रस्ट में जितना पढ़ा है ना वही आता है।